नमस्कार मित्रों, मैं भोपाल से डॉक्टर लता अग्रवाल तुलजा। मित्रों, आज पितृ दिवस है यानी फादर्स डे। इस अवसर पर मैं अपनी एक बहुत ही पसंदीदा कहानी अम्मा होते बाबूजी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कृपया सुनिएगा। छोटा सा ही सही साम्राज्य है यह घर अम्मा का, हुकूमत चलती है यहाँ अम्मा की। मजाल है उनकी इच्छा के बगैर कोई उनके क्षेत्र में प्रवेश कर जाता। हमें भी सख्त हिदायत रहती, जो चीज जहाँ से लो वहीं रखना, ताकि अंधेरे में भी खोजो तो पल में मिल जाए। बाबूजी वो तो अगर कभी रसोई में घुसने का प्रयास भी करते तो झट अम्मा कह देती, आप तो बस रहने ही दीजिए, मेरी रसोई है, मुझे ही संभालने दीजिए, आप तो बस अपना दफ्तर संभालिए। फिर जब कभी अम्मा किसी काम में व्यस्त होती और बाबूजी से कहती, सुनिए जी जरा गैस बंद कर देंगे। बाबूजी झट हंसते हुए कहते, ना भाई, तुम्हारे राज्य सीमा में भला मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। यह बात नहीं कि अम्मा को बाबूजी के रसोई में जाने से कोई परहेज है, यह तो बस बहाना था बाबूजी को घर की झंझटों से दूर रखने का। चाहे बाजार से किराना लाना हो, दूध वाले या प्रेस वाले का हिसाब हो, सब अम्मा संभाल लेती। समझदार थी अम्मा, जानती है दफ्तर में 100 झंझटें होती हैं, कम से कम घर में तो इंसान सुख से रहे। बाबूजी के नहाने का पानी से लेकर बाथरूम में उनके कपड़े रखने तक की जिम्मेदारी बड़े ही कौशल से निभाती अम्मा। दफ्तर से आकर बाबूजी का काम होता अखबार पढ़ना और टीवी देखना। बाबूजी के सदा बेफिक्र चेहरे के पीछे अम्मा ही नजर आती। अम्मा का प्रबंध कौशल भी अनोखा था। सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, सुबह से लेकर शाम तक किसी नटनी की भांति एक लय में नाचती, कभी थकती नहीं अम्मा। न ही उनके चेहरे पर कभी कोई झुंझलाहट ही होती। सदा होठों पर मुस्कान लिए हमारा उत्साह बढ़ाती। मेरे और चिंटू के स्कूल में जाने से पहले घर के सारे काम निपटा लेती, फिर हमारी तीमारदारी में लग जाती। उसी तरह शाम को बाबूजी के दफ्तर से लौटने से पहले रसोई में सब्जी काटकर, आटा गूंथ कर गैस पर कुकर तैयार रखती, ताकि बाबूजी के आने बाद उनके स्वागत के लिए तनाव मुक्त रहें। रात के खाने का हम सब मिलकर आनंद लेते। पूरे घर को अपनी ममता की नाजुक डोर से बांध रखा था अम्मा ने। उनके बगैर किसी का कोई अस्तित्व नहीं। हालांकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वह, फिर भी रात को जब हम पढ़ने बैठते तो वो हमारे पास बैठती। उनकी उपस्थिति ही हमारे लिए काफी होती। वो पास बैठे बैठे कभी उधड़े कपड़ों की सिवन करती तो कभी स्वेटर बुनती। काम में उनकी लगन देखकर लगता मानो रिश्तों की उधड़न को सी रही हूँ। परिवार की मंगल कामना है तो ईश्वर से प्रार्थना बुन रही हूँ। उनकी इन्हीं मंगल कामनाओं का प्रभाव था कि मैं और चिंटू सदैव स्कूल में अव्वल रहते। हमारे स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर स्कूल बैग और टिफिन में अम्मा का ही मात्रा तो झलकता था। मेरे लंबे बालों को अम्मा बड़े जतन से तेल लगाकर 2 चोटी बना ऊपर बांध देती, ताकि किसी की नजर न लगे बालों को। बहुत पसंद है बाबूजी को लंबे बाल। उनकी छोटी छोटी पसंद का ख्याल रखती अम्मा। प्रिंसिपल मैडम ने एक बार अम्मा को बुलाकर कहा भी, रियली आई अप्रिशिएट यू मिसेस महंत। आपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। आप गृहिणी हैं, आपकी शिक्षा काम आई। इसीलिए तो कहते हैं परिवार में माँ का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अम्मा ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैडम मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, न ही मैं पढ़ा पाती हूँ मोनू और चिंटू को। बस पढ़ते वक्त मैं हर दम उनके साथ रहती हूँ। सुनकर प्रिंसिपल मैडम और भी प्रभावित हुई अम्मा की साफ गोई से। हरी धूप पर चलते से गुजर रहे थे दिन। सारे घर में
मशीन की तरह फिरती अम्मा एक दिन अचानक उस मशीन में खराबी आ गई। सारे घर का व्यापार ही मानो थम गया। डॉक्टर ने अम्मा को आराम करने की नसीहत दी, फिर भी अम्मा जितना बन पड़ता उठकर समय समय पर कुछ कर लेती ताकि बाबूजी को और हमें कम परेशानी हो। बाबूजी के लिए तो ये परीक्षा की घड़ी थी। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि दाल में कितनी सीटी ली जाती है, आटे में कितना नमक पड़ता है, भिंडी कटने से पहले धोई जाती है या बाद में। न चाहते हुए भी अम्मा का साम्राज्य अस्त व्यस्त हो रहा था। कमजोरी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब तो डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर से न हटने की सख्त हिदायत दे दी। बाबूजी अम्मा का पूरा ध्यान रखते, मगर बहुत बदल गए थे वे। पहले हमारी छोटी सी गलती पर डांटने वाले बाबूजी अब बड़ी बड़ी गलतियों पर भी चुप रहते। शायद जान गए थे कि अब उनकी डांट से बचाने वाला आंचल तार तार हो रहा है। दफ्तर के बाद उनका सारा समय अम्मा की तीमारदारी में बीत जाता। अम्मा को यह देख अपनी किस्मत पर रश्क भी होता, किंतु बाबूजी को परेशान होते देख उन्हें खुशी नहीं होती। वो किसी मासूम बच्चे की तरह उदास हो कहती, सुनिए जी, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? कितना परेशान कर दिया है मेरी बीमारी ने तुम्हें। फिर हम दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, मेरे मासूम बच्चे, देखो कितना उदास रहने लगे हैं। बाबूजी अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें हिम्मत बंधाते, मगर खुद भीतर ही भीतर कितना टूट रहे थे वे ही जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब अम्मा कभी अच्छी नहीं होने वाली। उन्हें ब्लड कैंसर हो गया था। न अम्मा इस बात को जानती थी, न मैं न चिंटू। इतना बड़ा पहाड़ बाबूजी अपने सीने पर अकेले ही झेलते रहे। अम्मा के सामने खुद को मजबूत करते, मगर अकेले में कई बार आंसू बहाते हुए देखा था मैंने उन्हें। अब रसोई बाबूजी के हाथों में आ गई। जैसे भी बनता कच्चा पक्का पकाते, कभी दाल चावल तो कभी खाली खिचड़ी से हम पेट भर लेते। सब्जी रोटी कम ही बनती। अब चिंटू भी खाने के लिए कुरकुरी भिंडी की मांग नहीं करता, न ही दूध के लिए अम्मा को सारे घर में दौड़ाता। अम्मा के हाथ से खाने की जिद भी नहीं करता। जानता था अम्मा बहुत कमजोर हो गई हैं। जो बनता हम सब चुपचाप खा लेते। घर में हमेशा गहरी उदासी छाई रहती। यह सब देख अम्मा कहती कुछ नहीं, बस उनकी आंखों की कोर से आंसू ढुलक जाते। शायद वो समझ गई थी कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। बाबूजी अम्मा का पूरा ख्याल रखते, उनके नहाने से लेकर खाने तक समय समय पर जूस लाकर हाथ में देते। अपनी और हमारे नहाने की बाल्टी से लेकर तौलिया कपड़े तक बाबूजी ही रखते बाथरूम में। सुबह से दूध टिफिन देकर हमें स्कूल की बस तक पहुंचाना। हाँ, अब मेरे लंबे बाल कटवा दिए गए, क्योंकि बाबूजी को चोटी डालना जो नहीं आता था। बहुत रोई थी अम्मा उस रोज। उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। अब तो उन्हें आंखों से भी कम दिखाई देने लगा। बाबूजी उन्हें खुश रखने की हर संभव कोशिश करते, मगर एक दिन अम्मा हमेशा हमेशा के लिए हम सब से रूठ कर चली गई। आधे रह गए थे बाबूजी अपनी अर्धांगिनी के चले जाने पर। एकांत में बैठे छत निहारते, मानो अम्मा से शिकायत कर रहे हों, मझधार में छोड़कर क्यों चली गई। कितना बदल जाता है वक्त और अपने साथ बदल देता है इंसान को। जो बाबूजी बेड टी के बगैर बिस्तर से नीचे कदम नहीं रखते थे, अब उठते से ही हमारी देखभाल में व्यस्त हो जाते। हमें स्कूल भेजकर ही उन्हें चाय पानी नसीब होती। वक्त अपने तरीके से कट रहा था।
इस महीने हमारे स्कूल टेस्ट का रिजल्ट आ गया। कल पेरेंट्स मीटिंग थी। बाबूजी नहीं जानते क्या होता है पेरेंट्स मीटिंग में। कई बार अम्मा ने कहा संग चलने को, मगर बाबूजी ने यह कहकर टाल दिया कि बच्चों की ट्यूटर तो तुम हो, जवाब तो तुम्हें ही देना है। और फिर शरारत करते हुए कहते, भाई मैंने तो अपने हिस्से की स्कूल कर ली, तुम रह गई थी, सो तुम ही जाओ, मुझे बख्शो। वही हुआ जिसका डर था। हमेशा अव्वल आने वाले हम, इस बार मैं 2 विषयों में और चिंटू 4 विषयों में फेल हो गया। यह बात नहीं कि हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, पुस्तकें खोलकर बैठते, पास में गुमसुम से बाबूजी भी होते, मगर पास अम्मा जो न थी। जैसे ही बाबूजी हमें लेकर क्लास में दाखिल हुए, दूसरे पेरेंट्स की कानाफूसी न चाहते हुए भी कानों में पड़ गई। अब तक माँ थी, अब माँ नहीं है ना। कितना फर्क पड़ता है माँ से। ये शब्द किसी तेजाब से बाबूजी के भीतर उतरते चले गए। अम्मा की कमी का एहसास उनसे ज्यादा और किसे होगा, मगर लोगों के शब्द उन्हें मानो मुंह चिल्ला रहे थे कि वे अम्मा की जगह नहीं ले सकते, या फिर वे हमारी परवरिश में सफल नहीं हो पाए। आज उन्हीं प्रिंसिपल ने बाबूजी को बुलाकर कहा, मिस्टर महंत, मैं आपकी स्थिति समझ सकती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि आपको इस परिस्थिति से उभरने में अभी वक्त लगेगा, किंतु बच्चों की भलाई के लिए यह कहने को विवश हूँ कि अब आपको उनकी ओर ज्यादा गंभीरता से ध्यान देना होगा। इस बार का रिजल्ट तो हम समझ सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप भी नहीं चाहेंगे कि मिसेस महंत ने जिस मेहनत से बच्चों की रेपो बनाई है वो जाया हो। इसमें कोई शक नहीं, मोनू और चिंटू बहुत इंटेलिजेंट हैं, किंतु पिछले दिनों दोनों के सल भरे यूनिफॉर्म और बिखरे बालों को लेकर बच्चे क्लास में उनका मजाक बना रहे थे। कल तो चिंटू की पैंट भी नीचे से फटी थी। मिस्टर महंत, आप समझ रहे हैं ना, इससे बच्चे डिमोरलाइज हो जाएंगे, और एक बार उनका आत्मविश्वास कमजोर हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी उन्हें संभालने में। सो प्लीज आप उनका ख्याल रखिए। बाबूजी चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले। वैसे भी आजकल वे बोलते कम ही हैं। छोटी छोटी बातों में शरारत कर अम्मा के मजे लेने की आदत तो उनकी अम्मा के साथ ही चली गई। उन्हें रेशा रेशा टूटते, खुद को बदलते मैंने देखा है, मानो उन्होंने अम्मा बनने की मुहिम चला रखी हो। भीतर ही भीतर ठान लिया हो कि वे अम्मा की मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। उस रोज रविवार था। उन्होंने शाम को मुझे और चिंटू को तैयार किया। दूध और ब्रेड हाथ में थमाते हुए बोले, मोनू बेटा चिंटू को सामने पार्क में घुमा ला, तब तक मैं रसोई का काम निपटा लूं, फिर हम पढ़ाई करेंगे। मैं कुछ ही देर में पार्क से लौट आई। मन नहीं लग रहा था। लौटी तो देखा रसोई में गैस पर रखे कुकर में सीटी आ रही है। पास ही भिंडी तलकर रखी हुई थी। थाली में आटा लगा हुआ था, ठीक वैसे जैसे अम्मा रखती थी। मगर बाबूजी तो रसोई में नहीं हैं। कमरे में जाकर देखा तो सुई धागा लिए बाबूजी चिंटू की उधड़ी पैंट सिलने की कोशिश कर रहे थे। पैंट नहीं, उधड़े रिश्ते सी रहे थे, जैसे अम्मा सिया करती थी। आज ऐसा लग रहा था अम्मा पूरी की पूरी बाबूजी में उतर आई है। धन्यवाद।